अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है बेटा? आपके सामने इसकी डायग्राम दिखाई हुई है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल के हवाले से। ये सारे जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल ही हैं। ये इसकी एक प्रॉपर शेप बनाई जाती है ताकि इसको हम जो चिमनी वगैरह है उसके अंदर इस्तेमाल कर सकें। आमतौर पर जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनके अंदर। न्यूक्लियर फ्यूल है क्या? न्यूक्लियर फ्यूल बेसिकली एक हैवी एटम यानी कि यूरेनियम एटम्स को स्प्लिट किया जाता है अप टू इनटू द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक यूरेनियम एटम के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की जाती है। किसकी? न्यूट्रॉन की। तो जैसे ही एक न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की जाती है तो इसको ब्रेक किया जाता है। इसके एटम को क्या किया जाता है? ब्रेक किया जाता है। किसमें? दो स्मॉल न्यूक्लियाई में। और इस तरह से हमें ना सिर्फ 3 छोटे छोटे न्यूट्रॉन्स हासिल होते हैं बल्कि इसके साथ साथ हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी हासिल होती है। और इस एनर्जी को हम कम्प्लीटली यूटिलाइज नहीं कर पाते बल्कि हमने बड़े बड़े कूलिंग टावर बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले वो इस एनर्जी को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं और कंट्रोलेबल एनर्जी लेवल ला के फिर उसके ज़रिए हम अपने बॉयलर चलाते हैं और फिर उस बॉयलर से जनरेटर चलते हैं और जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास यूरेनियम एटम्स को तोड़ के जो हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही आ जाता है। यही वजह है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो बढ़ती हुई एनर्जी की मिकदार है उसकी सबसे बड़ी वजह हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल भी है, क्योंकि इस एनर्जी का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा हम यूटिलाइज करते हैं। बाकी ज़्यादातर जो हिस्सा है वो तो हमारे एटमॉस्फेयर में ही वेस्ट हो जाता है। तो वो आपको पता ही है कि एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी प्रोड्यूस। एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही फना किया जा सकता है। तो दैट्स वाई, यही वजह है कि आप एनर्जी को क्या करते हैं, जब हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते हैं तो वो हमारे एटमॉस्फेयर का हिस्सा बन जाता है। जब वो एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में का हिस्सा बन जाती है तो डेफिनेटली फिर वो हमारे लिए हमारे एटमॉस्फेयर को जो है वो हीट अप करने या ग्लोबल वार्मिंग के जो है वो बाइस बनती है। सो फिलहाल हमारा टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे तो जैसे हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द न्यूक्लियर फ्यूल्स। तो यूरेनियम जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और इसके ज़रिए हम हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हम पावर प्लांट्स को चलाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे तयशुदा है कि इसकी एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है हमारे एटमॉस्फेयर में एज ए वेस्ट मटेरियल के तौर पे, एज ए वेस्ट एनर्जी के तौर पर शामिल होती जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास बेटा अगली ऑप्शन आ जाती है रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स। एक्चुअली अभी तक जो हमने प्रीवियस सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़े हैं जिसमें ये न्यूक्लियर फ्यूल्स हैं, इसी तरह से फॉसल फ्यूल्स हैं। ये फॉसल फ्यूल्स और न्यूक्लियर फ्यूल्स ये हैं बेटा नॉन रीन्यूएबल। इसे हम किसका नाम देते हैं? नॉन रीन्यूएबल। यहाँ पे भी हमने इसका जिक्र किया था इस लाइन में। देखें ये कौन से सोर्स ऑफ एनर्जी हैं? नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। ऐसे नॉन रीन्यूएबल ऐसे सोर्सेज हैं जिनको दोबारा पैदा नहीं किया जा सकता, दोबारा प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, और अगर अब करते भी हैं तो वी टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर देयर फॉर्मेशन। ठीक है, तो फॉसल फ्यूल्स आप लिख सकते हैं इस लाइन को। तो फॉसल फ्यूल्स टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स। इस एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर में इसका जवाब भी मौजूद है, ये क्वेश्चन है बाकायदा। तो ये वजह है, इसे हम क्या नाम देते हैं? नॉन रीन्यूएबल, जिनको दोबारा से रीन्यू नहीं किया जा सकता। अब हम जो बात करने लगे हैं वो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के हवाले से बात करने लगे हैं। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको दोबारा से प्रोड्यूस किया जा सकता हो। मिसाल के तौर पे जैसे कि इसमें एग्जांपल है सनलाइट की और वाटर की। तो सनलाइट और वाटर ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिन्हें रीन्यू किया जा सकता है। इस एनर्जी को क्योंकि रीन्यू किया जा सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी।
रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता सकूं। जैसे कि आपके घरों में शॉपिंग बैग इस्तेमाल हो रहे हैं। अब शॉपिंग बैग क्या हैं, वो वेस्ट में हम जब उसको ज़ाया कर देते हैं, या प्लास्टिक की बॉटल्स हैं तो वो क्या होता है दोबारा से मेल्ट होके, या शीशे की बॉटल्स हैं दोबारा से मेल्ट होके दोबारा से वो नई जो है ना उस प्रोडक्ट को दोबारा से रिप्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसलिए वो रीन्यू कह देते हैं इसको। तो सेम लाइक टू दैट कि ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसे हैं कि जिनको दोबारा से प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अगर ये एक दफ़ा ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये ख़त्म हो जाते हैं, इनको दोबारा पैदा होने के लिए बहुत अरसा चाहिए। दूसरी बात, जो रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं तो ये ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको अगेन प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिनसे बार बार एनर्जी को हासिल किया जा सकता है, इसलिए इन्हें हम रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इनमें हरगिज़ भी कोयला, ऑयल और गैस वगैरह शामिल नहीं हैं। इनमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, लेट्स सी। यहाँ पे आ जाए जी, वाटर है, सन है, ये सरफरिस्त इनका नाम है, ठीक है, सोलर हाउस ऑफ हीटिंग। ये दो ऐसी टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, वाटर एंड सन, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं जी हम किसकी, एनर्जी फ्रॉम वाटर। भाई पानी के ज़रिए एनर्जी कैसे हासिल की जा सकती है, ओके ना। तो एनर्जी फ्रॉम द वाटर पावर इज़ वेरी चीप। सबसे सस्ती तरीन जो एनर्जी है हमें हासिल होती है वो किससे हासिल होती है, वाटर से, पानी से। ये बात तो तयशुदा है कि हमारी ज़मीन का जो खदोखाल है, खदोखाल समझते हैं, उसकी जो हालात हैं, कहीं से ऊंची है कहीं से नीचे है, पहाड़ी इलाके भी वाक़ हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे हमारी जो इस ज़मीन के ऊपर दरिया, समंदर हर वक्त बहते हुए नज़र आते हैं आपको। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक हिस्सा ऊंचा है और एक हिस्सा जलवान में है, तो इसलिए वहाँ से एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ को फ़्लो कर जाता है। ये तो नेचुरली आपको बहुत सारे दरिया नज़र आ रहे होंगे अपनी आसपास, लेकिन हम क्या करते हैं पानी से, क्योंकि जब दरिया में पानी बहता है तो किसी भी जो है वो चीज़ की मोशन जो है, हरकत, वो बेसिकली उसके अंदर इस बात का सबूत होती है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी पाई जाती है, बिकॉज द काइनेटिक एनर्जी इज़ ओनली ड्यू टू द मोशन। ठीक है, किसी जिस्म में हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को हम किसका नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी पर। तो पानी के जो फ्लो की एनर्जी है, पानी के जो फ्लो की एनर्जी है उसे हम किसका नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स हैं, आप खुद भी मॉडल ये तैयार कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो हम इंसानों ने क्या किया, बड़े बड़े डैम बनाते हैं, मतलब कुछ दरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी आता है तो उसकी खुदाई ज़्यादा करके, गहराई उसकी ज़्यादा करके उसको और ज़्यादा मजबूत बना देते हैं, उसके किनारों को ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। किस लिए, ताकि उसमें पानी को इकट्ठा किया जा सके। यहाँ पे नीचे आपने डायग्राम में देखा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये एक डैम की सूरत में है, यहाँ पे हमने पानी को ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार को इकट्ठा किया हुआ। अब पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार को इकट्ठा करने के बाद हमने यहाँ पे एक ब्रिज बना दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक ब्रिज। अब इसके ब्रिज के यहाँ से भी पानी फ़्लो नहीं करवा रहे हम, यहाँ से भी फ़्लो नहीं करवा रहे, हमने ब्रिज का एक मखसूस एरिया ये वाला रख दिया जहाँ से पानी को फ़्लो करवा रहे। जब यहाँ से पानी फ़्लो करते हुए बाहर निकलता है तो हम क्या करते हैं, इस फ़्लो करते हुए पानी के दरमियान में हमने लगाई होती हैं टरबाइन्स। अच्छा जी, इन टरबाइन्स का काम क्या है, जब पानी फ़्लो करता है तो ये टरबाइन को घुमा देते हैं। जब टरबाइन घूमती है, ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे हमने लास्ट टाइम एक डायग्राम देखी थी इसी चैप्टर के अंदर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से जब पानी फ़्लो कर रहा है तो पानी फ़्लो करते हुए ये वो टरबाइन है जिसको वो क्या करेगा, घुमाएगा। इसके साथ ये बेल्ट लगा हुआ है, ठीक है, दूसरी मोटर लगी हुई है। तो जब ये टरबाइन घूमेगी ये भी घूमेगा और इस मोटर को वो रन करेगा, चलाएगा, घुमाएगा। ठीक है, ये मोटर आगे कनेक्ट होती है किसके साथ, जनरेटर के साथ। और फिर इस पानी की बहती हुई एनर्जी को हम क्या करेंगे, जनरेटर को चलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब जनरेटर चलेगा तो डेफिनेटली फिर क्या होगा, पानी की वो एनर्जी किस में कन्वर्ट होती जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होती जाएगी। तो ये वो तरीकाकार है बेटा जिससे हम पावर नाम देते हैं एनर्जी फ्रॉम वाटर, जिसके ज़रिए हम पानी के ज़रिए जो है एनर्जी को हासिल करते हैं। पानी के अंदर पहले से मैंने बताया
कि डैम की सूरत में हम पहले एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं एक मखसूस रास्ते से निकाल के। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। एनर्जी फ्रॉम द वाटर पावर, कहते हैं जी डैम आर बीइंग कंस्ट्रक्ट, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं एट द सूटेबल लोकेशन, एक ख़ास जगह पे, इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मुख्तलिफ हिस्सों में, यानी कि दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे ये डैम बनाए जाते हैं। डैम सर्व द मैनी पर्पज़, ये मुख्तलिफ मकासद के लिए डैम बनाए जाते हैं। दे हेल्प टू कंट्रोल द फ्लड, सबसे बड़ी बात है कि ये जो पानी के फ्लड्स आते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी बह जाती हैं, ये उनको भी कंट्रोल करते हैं। फ्लड बाय स्टोरिंग वाटर, क्योंकि हम पानी को स्टोर कर लेते हैं। द वाटर स्टोर इन द डैम इज़ यूज फॉर इरीगेशन and also to generate the electrical energy without creating much environment problem, यानी कि हमारे माहौल में बग़ैर किसी आलूदगी के, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के हम क्या करते हैं, इस पानी की मदद से जो है वो बिजली पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, और वो तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया है। वेरी नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। एनर्जी फ्रॉम द सन, सूरज के ज़रिए हम इस एनर्जी को कैसे हासिल करते हैं, या सोलर हीटिंग सिस्टम क्या है, इंशाल्लाह इसके लिए हम कल लेक्चर देंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने पढ़ा है आज न्यूक्लियर फ्यूल, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी फ्रॉम द वाटर डैम की सूरत में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बाकी काम हम कल करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें बेटा, ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।